नमस्कार, जय हिंद। देखिए, संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, जिसके निर्वाचन महाभियोग की प्रक्रिया और उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में जान लिया था। इसके फर्स्ट जो अब चल रहा है उसके फर्स्ट पार्ट में विधायी शक्तियों के बारे में जान लिया था और उसी विधायी के तहत हम अब राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं उसका सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। राष्ट्रपति की विधायी या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, उसका हम सेकेंड पार्ट के तहत अध्ययन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ अनुच्छेद जाने थे, अनुच्छेद 79 जिनका मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ, अनुच्छेद 80 का सबक्लोज 3 और एक इसे अनुच्छेद 80 के साथ साथ में जाना था अनुच्छेद 331 और इसके बाद में अनुच्छेद 85, इसके बाद में एक अनुच्छेद, यानी कि इन 4 अनुच्छेदों के बारे में जाना था हमने। इसमें अभिनव होता है संसद का राष्ट्रपति और 80 राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है, जिसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। और 85 में हमने जाना था कि राष्ट्रपति संसद की 70 बुलाता है और उनको समाप्त करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। इसी सीरीज में अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत। तो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 86, आर्टिकल 86, जिसमें 2 बातें मुख्य हैं क्योंकि हम टुकड़ों में पढ़ेंगे प्रत्येक आर्टिकल को। तो पहली जो बात है वो इस प्रकार से कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है, संबोधित करता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। और अनुच्छेद 86 में दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, यानी संदेश भेजने का अधिकार है, भेज सकता है। इस बात का उल्लेख है, संसद को संदेश भेज सकता है अनुच्छेद 86 में। साथ साथ में हम कंटिन्यूटली अनुच्छेद 87 को जान लें कि अनुच्छेद 87 में क्या उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 87 में मुख्य रूप से 2-3 बातें हैं। तो पहली जो बात है वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति संसद के वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य संबोधित करता है। ध्यान रखना, अनिवार्य संबोधित करता है, अनिवार्य रूप से, ये बात ध्यान रखनी है, वर्ष के पहले सत्र को। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सामान्यतः भारतीय संविधान में संसद के वर्ष में 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। एक सत्र में कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में भारत में संसद के 3 सत्र होते हैं जो आपको नाम सुना होगा। एक तो मानसूनकालीन सत्र, एक शीतकालीन सत्र और एक ग्रीष्मकालीन सत्र। इस प्रकार से जो सत्र शीतकालीन सत्र है वो वर्ष का पहला सत्र होता है, जिसे हम सामान्यतः बजट सत्र कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जिसे क्या कहते हैं हम बजट सत्र कहते हैं, यानी शीतकालीन सत्र को, जो फरवरी मार्च में प्रारंभ होता है, वर्ष का पहला सत्र होता है। तो उसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से क्या करेगा, संबोधित करेगा अनुच्छेद 87 के अनुसार। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो नई लोकसभा, जो आम चुनाव होते हैं उसके बाद में नई लोकसभा गठित होती है, नई लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य संबोधित करता है, अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। इस बात का उल्लेख है, यानी कि यूं कहें कि मान लीजिए पहला सत्र बजट सत्र है, इसको संबोधित किया फरवरी मार्च में, या फिर जून जुलाई में चुनाव हो गए, आम चुनाव नई लोकसभा के पूरे भारत में। उसके बाद नई लोकसभा गठित हुई तो अगस्त में जो भी उसका पहला सत्र प्रारंभ होगा, बैठक होगी, उसको भी क्या करेंगे, अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। कौन, राष्ट्रपति। तो ये है अनुच्छेद 87। और तीसरी जो अब आर्टिकल है, हमने 2 आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सेकंड भाग में 2 पढ़ लिया है। तीसरा जो आर्टिकल है वो है
99, अनुच्छेद 99 99। इसमें क्या बात है, इसमें मुख्य रूप से दो बातें हैं। पहली बात जो है वो ये है कि राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। संसद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति 99 के तहत। अनुच्छेद 99 में संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। इसमें एक खास बात और बता दें हम, जो कॉन्सेप्ट के तौर के ऊपर कि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। सामान्यतः सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, संवैधानिक कर्तव्य है उनका, लेकिन एक सम्मानित पद होने के कारण अब 7 से जो लोकसभा और राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है वो 790 हो जाती है। तो 790 सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, तो ऐसे में कार्यभार अधिक हो जाता है एक सम्मानित पद के ऊपर है। तो ऐसे में राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को ये कार्य सौंप सकता है, उसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा में क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ध्यान रखना। अब वो कार्य कौन करेगा? यह प्रोटेम स्पीकर करता है, ध्यान रखना। अब यह कार्य कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करता है। तो इसमें स्पष्ट उल्लेख किया 99 में कि राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों को स्वयं या राष्ट्रपति द्वारा अभियुक्त ऑथोराइज्ड जो व्यक्ति है वह शपथ दिलाएगा। तो यहाँ ऑथोराइज्ड व्यक्ति कौन है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। किसको बनाया जाएगा ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। सामान्यतः व्यवहार में यह प्रचलित है कि सबसे सीनियर जो सदस्य होता है संसद का उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। सीनियर का मतलब 2 4 5 बार एमपी के चुनाव जीत कर आ रहा हो लगातार, वह सीनियर होता है। ऐसे में एक विवाद उठा था अभी वर्तमान में, कर्नाटक का जो सीएम था जिसमें चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो येदियुरप्पा सीएम थे वर्तमान में, जिन्होंने कल परसों इस्तीफा दे दिया है राजनीतिक कारणों से। तो वहाँ के कर्नाटक के राज्यपाल ने किसी अन्य व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया, जबकि उससे सीनियर व्यक्ति और थे जो 4-5 बार विधायक बनकर आ चुके थे, उसको नहीं बनाया। तो ये विवाद चला गया सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोटेम स्पीकर ऐसा कोई पद नहीं है, राज्यपाल का शपथ दिलाना है विधानमंडल के सदस्यों को, जैसे संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका? राष्ट्रपति का। तो ऐसे में प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, किसको बनाया जाएगा, ऐसा संविधान में ना तो कोई प्रावधान है और ना ही संसद ने कोई कानून बना रखा है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से किसी को भी बना सकते हैं। उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वह सदस्यों को, बाकी सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये बात ध्यान रखिए। अब जो मुख्य बात है इसमें 3 आर्टिकल पढ़े। 86 में संबोधित करता है संसद को, संदेश भेज सकता है। 87 में प्रथम 70 को वर्ष के और नई लोकसभा के प्रथम 70 को संबोधित करता है, और 99 में क्या है? शपथ दिलाता है। ये मुख्य कीवर्ड थे, मुख्य बातें थी। अब जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108। 108 से पहले मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 111 के बारे में। 111 पहले पता होगा तभी आप 108 समझ पाएंगे। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत लिखा है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति प्रदान करते हैं। जब वह अनुमति प्रदान करते हैं तभी वह क्या बनता है? कानून बनता है, यानी विधि बनता है। उससे पहले वह क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में वह कानूनी बन जाता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयकों को क्या करते हैं? अनुमति प्रदान करते हैं। जब भी कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के सामने अनुच्छेद 111 के तहत 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह होता है वह उसे अनुमति प्रदान कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह होता है कि वह उसे मना कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इस बात का उल्लेख है। और तीसरा है वह अपने पास उसे ना तो मना करते हैं और ना ही उसे स्वीकृति प्रदान करते हैं। वह कितनी ही समय तक, ध्यान रखना, कितने ही समय तक अपने पास रख सकते हैं, ध्यान रखना। इसे सामान्यतः, इस परिस्थिति को सामान्यतः जेबी वीटो कहा जाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जेबी
वीटो कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो पॉकेट वीटो कहा जाता है राष्ट्रपति का। इस प्रकार की परिस्थिति को, इस प्रकार की परिस्थिति का पहली बार शक्ति का प्रयोग किया था 1986 में ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति के द्वारा। जब राजीव गांधी सरकार के द्वारा जब भारतीय डाक अधिनियम बिल पेश किया गया, जिसके तहत डाकिया किसी की डाक को खोल करके देख सकता है जो निजता अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता था, तो उसे ज्ञानी जेल सिंह ने अपने पास रख लिया। ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा। अगली सरकार ने उसे क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उसने मना करने को कह दिया। तो ये मना करने का, स्पष्ट मना करने का वाला प्रावधान है ना, इसे कहा जाता है अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, क्योंकि दुनिया भर में अब यहाँ वीटो की बात चल रही है। दुनिया भर में प्रत्येक राष्ट्र देशों के सामने मुख्यतः 4 प्रकार के वीटो होते हैं। 4 प्रकार के वीटो होते हैं। जो पहला वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो। दूसरा होता है जो वीटो होता है एब्सोल्यूट वीटो। तीसरा जो वीटो होता है वह होता है सस्पेंसिव वीटो। और चौथा जो वीटो होता है वो होता है पॉकेट वीटो। कौन सा होता है, पॉकेट वीटो। तो क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता है। बाकी एब्सोल्यूट वीटो होता है। एब्सोल्यूट मतलब मना कर देना, बिल्कुल मना कर देना। एक सरकार के द्वारा जो कोई विधेयक पारित किया जाता है, सामान्य विधेयक, उसे राष्ट्रपति अपने पास पॉकेट वीटो का प्रयोग करके रख लेता है। दूसरी सरकार जब आती है सत्ता में तो वह उसे मना करने को कह सकती है, क्योंकि आप सबको पता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। तो ऐसे में दूसरी सरकार जब आती है तो वह उसे विधेयक पसंद नहीं है, तब उसे मना करने को कह सकती है और राष्ट्रपति उसे क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके उसे मना कर सकते हैं स्वीकृति देने से। तो इस प्रकार मना कर देना वह दोबारा कानून नहीं बनता है, वह होता है एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो होता है निलंबनकारी वीटो, यानी कि उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेजना। तो आपको याद हो कि 10 सन 2006 में इसका उदाहरण बता रहे हैं। इसका उदाहरण बताया मैंने 1986 का ज्ञानी जेल सिंह जो राष्ट्रपति थे उसका। आप बता रहे हैं सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो का प्रयोग इसमें सन 2006 का, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम। इसके द्वारा प्रयोग किया गया सस्पेंसिव वीटो का। किस प्रकार से कि सन 2006 में जया बच्चन की राज्यसभा सीट की जो सदस्यता थी वो समाप्त होगी लाभ के पद को लेकर के। वह विवाद चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को अब यह लग रहा था कि बहुत से सांसदों की अब सदस्यता जा सकती है। तो ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसमें कुछ लाभ के पद थे, उनको लाभ के पद की कैटेगरी से बाहर करना चाहा विधेयक बना करके। तो वह विधेयक बना करके जब भेजा, कलाम के पास पहुंचा, तो कलाम को एक बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या कर रहे हैं, लाभ के पदों को ही समाप्त कर रहे हैं, जो लाभ का पद ही नहीं मान रहे हैं उनको। तो ऐसे में उसने एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। तो यह करा था सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। फिर बाद में पुणे संसद ने वही विधेयक वापस भेजा, तो कलाम को अनुमति देनी होगी, यानी राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी, बाध्य होगा। तो यह कहलाता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। अब पॉकेट वीटो आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी ज्ञानी जेल सिंह का बताया, वही पॉकेट वीटो ही है। जब 1989 में राष्ट्रपति के द्वारा उस पर निर्णय लिया गया, वो तो हो गया एब्सोल्यूट, और जब उसको अपने पास रख लिया, अनुमति नहीं दी, तो वो हो गया पॉकेट वीटो, यानी कितने ही समय तक अपने पास रख सकता है। तो ये थे अनुच्छेद 111 के तहत। और ध्यान रखना, ये सारी शक्तियां सामान्य विधेयक पर मान्य होती हैं, सामान्य विधेयक पर। अब विधेयक बता दिया आपको। विधेयक सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य विधेयक और धन विधेयक। दूसरा क्या होता है, धन विधेयक, और तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक। इस बात का ध्यान रखना कि सामान्य विधेयक पर ये परिस्थितियां लागू होती हैं, और धन विधेयक पर तो राष्ट्रपति से पूर्व ही अनुमति ली जाती है। तो ऐसे में धन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जब अनुमति देता है तभी धन विधेयक संसद के पहले सदन में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस कारण से उसने पहले अनुमति दे दी है, तभी धन विधेयक संसद में पारित हुआ। तो राष्ट्रपति को धन विधेयक पर अनुमति देनी होती है, ऐसा 111 में उल्लेखित है। संविधान संशोधन विधेयकों के ऊपर इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम
1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में, ध्यान रखना, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने होंगे, यानी अनुमति देनी होगी। तो ये था अनुच्छेद 111 जो विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करता है। तो ध्यान रखना इस बात को। अब इससे अगला जो आर्टिकल है उसका अध्ययन करते हैं। जब 111 समझ में आए तब नेक्स्ट समझ में आएगा। अभी भी मैंने बताया कि यह सब परिस्थितियां सामान्य विधेयकों पर लागू होती है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है, इस बात का ध्यान रखना है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, इस बात को ध्यान रखना आपको। तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, इस बात का ध्यान रखना। अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। क्यों बुलाता है, साथ में ये भी जान लीजिए क्यों। जब सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में क्या हो, टकराव हो, विवाद हो। कैसे, देखिए, ये राज्यसभा और ये लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं सामान्य विधेयक को, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि धन विधेयक के लिए ही है, प्रतिबंध है कि वह सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सामान्य विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मान लीजिए राज्यसभा में प्रस्तुत किया, राज्यसभा में से पास होकर कहा जाएगा लोकसभा में, लोकसभा ने उसमें संशोधन किए या उसे मानने से इनकार कर दिया या अपने पास 6 महीने तक पड़ा रखा। ध्यान रखना, या तो उसमें संशोधन किए और राज्यसभा को वो संशोधन क्या है, स्वीकार्य नहीं है, या उसको पारित नहीं किया, या उसे अपने पास 6 माह तक क्या रखा, पड़ा रहा। तो ध्यान रखना, इन तीनों परिस्थितियों में संशोधन स्वीकार्य नहीं है दूसरे सदन को, या दूसरे सदन ने उसे पास करने से मना कर दिया, या फिर 6 माह तक वह विधेयक अपने पास पड़ा रहा उस सदन में। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ज्वाइंट सिटिंग। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोनों सदनों की बैठक होगी और राष्ट्रपति उसे बुलाएंगे, दोनों सदनों की बैठक से वह विधेयक पारित किया जाता है। तो ध्यान रखना इस बात को। यहाँ एक जीके का प्रश्न और बनता है क्या, कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये तो सब बता देंगे शायद ही। तो कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन क्या ये बात संविधान में लिखी हुई है, और लिखी हुई है तो कहाँ लिखी हुई है, तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 118 के तहत संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अनुच्छेद 118 के तहत। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये था, तो ध्यान रखना, सामान्य विधेयक पर ही संयुक्त बैठक होती है 108 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि वह संयुक्त बैठक बुलाता है। अब अगले जो खास इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 123, 1, 2, 3 इंपोर्टेंट है सब में से। तो कैसे है, देखिए, अनुच्छेद 123 के सामान्य तौर पर आपको ये बात ध्यान रखनी कीवर्ड के रूप में कि ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी करता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब लगे हाथ ये भी जान लेना है कि अध्यादेश कब जारी करेगा। तो कब जारी करेगा, 2 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति क्या है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, एक परिस्थिति हो। दूसरी क्या है कि राष्ट्रपति को यह अनुभूत हो कि देश की सुरक्षा, ध्यान रखना, और एकता और अखंडता के लिए अब जरूरी हो गया है कि नॉमिनेट विषय के ऊपर अध्यादेश जारी करना जरूरी है। जो भी विषय है संविधान में संसूची में, उस विषय के ऊपर अध्यादेश जारी करना जरूरी है। तो ऐसे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और ध्यान रखना, अध्यादेश अनुच्छेद 13 के शब्द 3 के अनुसार क्या होता है, विधि होता है।
विधि होता है, यानी कानून ही होता है, वह भी संसद के द्वारा पारित कानून की तरह ही प्रभावी होता है। अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा है, अनुच्छेद 13(3) में। और ध्यान रखना, अगर कोई विधि है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह गलत है या सही है, उस पर सुनवाई कर सकता है न्यायालय। इस बात को भी ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि लगे हाथ ये भी कि समय सीमा, कि अध्यादेश की समय सीमा कितनी है, तो ध्यान रखना समय सीमा होती है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब 42 दिन यह होती है सामान्यतः। लेकिन कई बार जो मोटी दिमाग के या फिर उलझन में डालने वाले सवाल होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि जो अध्यादेश की सामान्यतः अवधि कितनी होती है 6 सप्ताह की, लेकिन वो पूछ सकते हैं अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आज तारीख है, यहाँ समझा देता हूँ आपको, आज तारीख है 28 जुलाई और मान लीजिए और 27 जुलाई को संसद का सत्र हो गया समाप्त। संसद का सत्र हो गया समाप्त। ऐसे में आज कोई ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी, वैसे तो इसका प्रयोग सामान्यतः बहुत विवाद का कारण है, कंट्रोवर्सी होती है कि हर सरकारें अध्यादेश के माध्यम से सरकार चलाती है सामान्यतः कानूनों में, क्योंकि अगर उन्हें कानून पारित करना है तो संसद के दोनों सदनों से पारित करना होगा। ऐसे में बहुत विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, जनता में आएगा, मीडिया में आएगा, सरकार की जो क्या मन में है वो पता चलती है जनता को। तो ऐसे में अध्यादेश जारी किया और सरकार अपने उसका माध्यम से कानून बना लेती है, बाद में उस अध्यादेश को क्या करती है, संसद में रखवा करके कानून बनवा लेती है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो क्या जब संसद खत्म ना हो, तो मान लीजिए 27 जुलाई को सत्र समाप्त हो गया और आज 28 जुलाई को कोई ऐसी समस्या आ गई जिसके लिए अध्यादेश जारी करना जरूरी है। तो अब मैंने आपको बताया था कि संसद की जो सत्र होते हैं वो सामान्यतः वर्ष में 2 होने अनिवार्य है और होते 3 हैं, और एक सत्र में दूसरे सत्र के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में 6 माह तक क्या नहीं होगी, बैठक नहीं होगी, है कि नहीं है, क्योंकि ये कानून है। कोई 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक कोई कह नहीं सकता है कि बैठक बुलाई जाए, कोई 6 महीने का अंतर हो सकता है। तो 6 माह तो ये हो गए, और जब बैठक शुरू होगी 6 माह बाद में, तो तब से क्या होगा, वह काउंटिंग की जाएगी, समय सीमा काउंट की जाती है। तो 6 माह और 42 दिन, यानी इसमें कितने दिन माह और हो गए, 7 माह 12 दिन। इस प्रकार से ध्यान रखना है। अधिकतम कितनी होती है, 6 माह 6 सप्ताह या 7 माह 12 दिन, और सामान्य कितनी होती है, 6 सप्ताह अध्यादेश की अवधि होती है। तो ये हमने सारे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा। एक बार मैं आपको ओवर रिव्यू बता देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट लूंगा, बाकी वीडियो लंबा ना हो जाए। कि जिस अनुच्छेद के बारे में हमने पढ़ा था वो हमने अनुच्छेद 79 साथ में जानते रहना क्या इसमें संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 80 का सब-क्लॉज 3 राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा की बैठकें बुलाता है और लोकसभा को भंग कर सकता है, संसद की बैठकें बुलाता है। और अनुच्छेद 86 में संबोधित करता है, संदेश भेज सकता है संसद को। अनुच्छेद 87 में वर्ष के पहले सत्र को, नई लोकसभा के पहले सत्र को क्या करता है, संबोधित करता है। अनुच्छेद 99 में सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों को अनुमति देता है और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करता है। तो ये सारे क्या है, विधि से संबंधित अनुच्छेद हैं जो विधायी या व्यवस्थापिका शक्तियां कहलाती हैं। तो धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।